जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और आपके प्रश्नों का उत्तर जो हम देना स्टार्ट कर चुके हैं। एक श्रृंखला बनाई है हमने उसमें, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो यूट्यूब पर जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, उस पर हम लगातार वीडियोज़ ला रहे हैं। इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कल्कि जी के आने के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय लेवल पर सही या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सही, दोनों ही व्यवस्थाओं का क्या होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का। तो आज इस पर हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और आप लोगों का विश्वास दृढ़ करने वाली वीडियोज़ भगवान कल्कि और युग परिवर्तन के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि आज की हमारी जो हमारा फाइनेंस है, वित्त व्यवस्था है, जो हमारा इकोनॉमी है, वो किस पर टिकी हुई है। तो उसमें सबसे मुख्य बात आती है मुद्रा की। आज हम लोग मुद्रा के द्वारा चीज़ों को ख़रीदते हैं। आप लोग बाज़ार जाते हैं तो आपके पास अलग अलग मुद्राएं देशों में चल रही हैं ना। जैसे कहीं पैसा चल रहा है, रुपया चल रहा है, टका चल रहा है ना, डॉलर चल रहा है, या आपका रूबल चल रहा है, अलग अलग चीज़ें। लेकिन आगे आने वाले समय में जो परिवर्तन हो रहा है और जो भगवान कल्कि के आगमन के बाद के जो व्यवस्था हमारे सामने आएगी, उसमें मुद्रा का जो होगा चलन बहुत कम हो जाएगा, होगा लेकिन बहुत कम। जैसे जब हम एज़ कंपेयर टू सतयुग, त्रेता और द्वापर में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उस समय कुछ ऐसी मुद्राएं थीं जो स्वर्ण से, रजत से या ताम्र से, यानी सोने, चांदी और तांबे से बनी हुई थी। और उन पर जो है राजा के कुछ जो है विशेष चिन्ह जो अंकित हुआ करते थे, तो उनका चलन पहले पाया जाता था। लेकिन जो आम जनमानस में था, वो लोग जो है ज़्यादातर अपना वस्तु विनिमय के ऊपर ही निर्भर थे। वस्तु विनिमय क्या होता है, ये पहले अर्थशास्त्र में आपने पढ़ा होगा। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं और जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। वस्तु विनिमय का अर्थ ये होता है कि आपके खेत में जैसे कोई अच्छी प्रोडक्शन हो गया किसी चीज़ का, जैसे आपके यहाँ सब्जी का प्रोडक्शन है, किसी के यहाँ अनाज का प्रोडक्शन है, किसी के यहाँ गन्ने का प्रोडक्शन है, तो आपस में अदल बदल करते थे सामान का। एक रेट तय हो जाता था कि इस रेट में हम, जैसे 1 किलो जो है आलू के स्थान पर हम जो है 3 किलो कोई दूसरी सब्जी ले लेंगे। तो इस तरीके से एक मूल्यांकन हो जाता था और वो व्यवस्था थी। तो आगे आने वाले समय में वही व्यवस्था लागू होने वाली है। मुद्रा रहेगी, लेकिन मुद्रा अलग टाइप की होगी, और वो मुद्रा जो है धातुओं के रूप में रहेगी, जैसे पहले राजा महाराजाओं के टाइम में चला करती थी। और वो मुद्रा भी सीमित मात्रा में रहेगी, ठीक है। उसका बहुत बड़ा कोई वो नहीं होगा कि आम जन समुदाय में, गरीब लोगों में या मिडिल क्लास लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलन उसका नहीं होगा। किसी विशेष कार्य के लिए, राजाज्ञाओं के लिए या राज दरबारों के लिए या राजा से संबंधित कार्यों के लिए या बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, ठीक है, वो रहेगा। राजस्व वसूली वगैरह के लिए भी जो है कभी कभी इनका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, जो पहले होता था। और राजस्व वसूली के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था आने वाली। से पहले अन्न वसूला जाता था राजा के द्वारा, और वो बाद में गरीबों को जैसे आज टैक्स वसूलते हैं हम लोगों से, गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है, और उससे जो है बोला ये जाता है गरीब लोगों के हित में हम कार्य करेंगे, वंचितों शोषितों को देंगे, लेकिन देते नहीं है। उस समय भी यही था। तो उस समय ज़्यादातर अनाज वसूला जाता था, अनाज ले लेते थे या दूध वगैरह लेते थे। जो भी प्राकृतिक उत्पादन होता था उसको वो ले करके और फिर बाद में अपने कोष में जो है उसे संचित कर लेते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि आदमी भूखा ना मरे। तो जब भी अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, तो राजकोष खोल दिया जाता था, उसमें से जो है उन लोगों की सबकी जो व्यवस्था की जाती थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं दोबारा आपको देखने को मिल सकती हैं। टैक्सेशन के रूप में आपसे अनाज वसूला जा सकता है बाद में, या आपसे जो है कुछ मात्रा में प्राकृतिक उत्पादन की जो वस्तु होंगी वो आपसे ली जा सकती हैं। इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि आगे बीमा सेक्टर पूरी तरह तबाह होने जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जिन जिन लोगों ने भी पॉलिसीज़ वगैरह करा रखी, क्योंकि ये व्यवस्था सतयुग, द्वापर, त्रेता में कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। बीमा ऐसा कहीं शब्द आपको नहीं मिलेगा, और ना ये आगे आने वाली व्यवस्था में होगा। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो बैंकिंग सिस्टम इस समय चल रहा है, इसमें हम लोग अपना पैसा रखते हैं, एफडी बना देते हैं ना, जो सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, ये सब भी बकवास व्यवस्थाएं आगे बंद होने जा रही हैं। तो आगे जो धन होगा वो जो है आपके किसके रूप में होगा, पशुओं के रूप में, आपकी भूमि के रूप में। इन तरीके से आप अपने धन को संग्रहित कर पाएंगे, या फिर स्वर्ण के या जो है धातुओं के रूप में होगा, ठीक है। तो ऐसा व्यवस्था आने वाली है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है आगे तबाह होने जा रहा है आपका।
इसके बाद आप देखेंगे कि जो अभी शेयर मार्केट का सिस्टम चल रहा है कि शेयर में पैसा लगा देते हैं, बाद में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बहुत से बर्बाद होते हैं, आबाद होते हैं। एक तरीके का जो है ये भी जितना भी सिस्टम जो कलयुगी व्यवस्था का है ये भी ध्वस्त होने वाला है। तो शेयर मार्केट नाम का कोई शब्द आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारी व्यवस्थाएँ ख़त्म हो जाएंगी। और जो आज जो है व्यापारिक मोनोपोली चल रही है, आप जब व्यापार में देखेंगे कि आज जो चुनी हुई सरकारें जो हैं अपने चुने हुए उद्योगपतियों को जो सारे टेंडर दिला देती हैं, इस तरीके की जो घपलेबाजी चल रही है व्यापार में, छोटे छोटे व्यापारियों को धीरे धीरे ख़त्म किया जाता है। कुछ आपके ख़ास व्यापारी होते हैं जो नेताओं के प्रिय होते हैं, तो ऐसा आपको आगे की व्यवस्था में देखने को नहीं मिलेगा। आगे सबको आगे बढ़ने के, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक को समान अवसर होंगे। और आज जो जनता जो है व्यापार की मार से परेशान है। देखिए दोनों तरफ से मार पड़ रही है, एक तो टैक्स की मार जो है नेताओं के द्वारा उन पे मारी जाती है, और दूसरा जो उद्योगपति और जो व्यापारी हैं वो भी अपना जो है उन पर उनसे वसूलते हैं। तो दोनों को मुनाफा जो है पब्लिक से ही चाहिए। अब पब्लिक की आय है नहीं इतनी ज़्यादा, तो पब्लिक जो है बुरी तरीके से पिस रही है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। दोनों पार्ट बन गए, व्यापारी और नेता, और बीच में पब्लिक को बिल्कुल गेहूँ के दाने की तरह पीसा जा रहा है। तो इस व्यवस्था का भी धीरे धीरे समापन हो जाएगा। और इसके बाद जो है नई व्यवस्था जो आएगी उसमें वित्तीय असमानता को दूर किया जाएगा। जैसे आज आप देख रहे हैं 90% जो है धन जो है 10% लोगों के हाथ चला गया है। तो वो क्यों चला गया है आप समझ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबके नेताओं के उद्योगपति अपने अपने गिने हुए चुने हैं, और वो जब सत्ता में आते हैं तो उनसे पैसा लेते हैं इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन के प्रचार के बाद जो है जब जीत जाते हैं तो फिर उन्हीं को टेंडर दिलवाते हैं। तो एक तरीके से मोनोपोली को ब्रेक करके और वित्तीय असमानता को भी दूर किया जाएगा। जैसे मेरा अर्थशास्त्र में एक रिसर्च है, मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा, जिसमें अगर हम अपने हिंदुस्तान में कितने परिवार हैं अगर उनकी चर्चा करें, तो तकरीबन 40 से 45 करोड़ हमारे यहाँ परिवार हैं। और प्रति परिवार की एक जो है हम अगर मंथली इनकम तय करें तो वो कितनी बैठती है, हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 95% परिवारों की इनकम जो है इतनी बुरी है, स्थिति इस समय ख़राब है, जो अपनी बेसिक नीड्स की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो 5% लोगों के हाथ में सारा धन है, उन पर उनसे जो हम टैक्स वसूल रहे हैं, और हम तो आज की व्यवस्था में आप ये कह सकते हैं कि हम जीएसटी के रूप में हर गरीब आदमी से भी एक उसके नेकर से लेकर के और उसके कफन तक का हम टैक्स वसूल ही रहे हैं। तो उस टैक्स का हम सदुपयोग क्यों नहीं उन परिवारों के लिए करते हैं, ये मेरी रिसर्च का विषय है। उसके बाद आप देखेंगे कृषि क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र आपका बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा, नए नए उत्पादन की चीज़ें सामने आएंगी, ठीक है। जड़ी बूटी और औषधियों का और जो व्यापार चलता आ रहा है अनाज का, ये आगे जो है बड़ी मात्रा में देखा जाएगा, क्योंकि फसलें पुष्ट होती हैं सतयुग में, और बहुत अच्छा जो है उसमें जो है आमदनी होती है, बहुत ज़्यादा जो है कृषि का और पशुपालन का विस्तार होता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं आगे आगे। इसके बाद व्यापारी को व्यापार में माल बेचने पर अंकुश लगाया जाएगा। आज ये आप देख रहे हैं जो 2 रुपये का जो एक टैबलेट का जो एक पूरा रैपर होता है, उसमें 10 से 12 लगभग टैबलेट होती हैं, 2 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग उसका होता है, और हमारे पास तक आते आते वो 50 से 100 रुपये तक का हो जाता है। तो उसका ये नहीं कह सकते कि अब कितना % हमसे खाया जा रहा है। कई कई बार तो जो है अगर हम बात करें तो दुगने तिगने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 100% तक कमाई हो जाती है। यानी 1 रुपये की चीज़ हमसे 100 रुपये में जो है हमें पड़ रही है। तो इसका भी पूरा बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं भगवान आने के बाद। ये व्यवस्था ऐसी हो जाएगी, अगर कोई 100 रुपये अपने व्यापार में लगा कर आप तक प्रोडक्ट पहुँचाता है तो केवल 125 उस पर पैदा कर सकता है, यानी 25 रुपये का लाभ ले सकता है। एक का सवाया व्यापारी कर सकेगा, इससे अधिक वो उससे जो नहीं कमा सकेगा। जैसे पब्लिक पर जो मनचाही लूट हो रही है व्यापारी वर्ग के द्वारा और नेताओं के द्वारा, ये पूरी तरह लगाम लगेगी इस पे। उसके साथ में आप अब इस समय देख रहे हैं कि ये जो बिक्री कर लगाए जा रहे हैं आपको, जो ना सेल टैक्स इसको बोलते हैं, और अब तो फिलहाल इन चीज़ों को एक जीएसटी में मर्ज कर दिया कि जीएसटी की व्यवस्था लगा दी है। यानी कि आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है उस पर भी आपको टैक्स देना है, आप मोबाइल से जो बात कर रहे हैं उस पर भी टैक्स देना है। आपको पता नहीं है, आप जो भी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं उस सब पे आपको टैक्स देना है। ऐसी व्यवस्थाओं से आपको बाद में निजात मिलने वाला है। आगे की व्यवस्था में जो आप टैक्स देखेंगे वो टैक्स भी व्यक्ति की आय को देख करके या उसका उत्पादन देख करके, प्राकृतिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में उसका उत्पादन किया हुआ उसके आधार पर लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है जो भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए, हवा पानी तक पर टैक्स लगा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इन व्यवस्थाओं से जो गला घोटू तंत्र है इसका पूरी तरह नाश करके एक अच्छी व्यवस्था लागू होने जा रही है। आपकी स्थिति को देख करके आपसे कर लिए जाएंगे, और उस कर का उपयोग अकाल के समय में, विपरीत परिस्थितियों के समय में या गरीबों के लिए किया जाएगा। इससे वित्तीय असमानता को दूर किया जाए।
ऐसा ना हो कि 90% पैसा जो 10% लोगों के हाथ में साजिश के द्वारा पहुंचा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबको समान बढ़ने के अवसर मिलेंगे और गरीब वंचित शोषित वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था का एक जो है ढांचा हमारे सामने आने जा रहा है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो अर्थव्यवस्था के आगे आने वाले, और ये केवल एक देश में नहीं होगा, लगभग लगभग हर देश में ये होगा। और आप जानते हैं कि एक जो है ऐसी ही व्यवस्था पहले हमारे राजतंत्र में हुआ भी करती थी, और सतयुग में राजतंत्र ही लागू होता है, लेकिन वो राजा ऐसे भी नहीं होते हैं जो धर्मी हों, उनके ऊपर भी धर्म का शासन होता है। तो आगे जो व्यवस्था आने वाली है वो इससे बेहतर होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और लोग अवेयर हों युग परिवर्तन के बारे में, उनके कर्म सुधरें, भगवान से वो जुड़ें, अपने पापों का प्रायश्चित करें और नई व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान व भक्ति योग की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री पंचका।